हेलो स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 7th ए जिसका नाम है टीचिंग ऑफ हिंदी अर्थात हिंदी शिक्षण। हिंदी शिक्षण में आज हम लोग जानेंगे टीचिंग ऑफ प्रोज अर्थात गद्य शिक्षण। साहित्य के दो अंग होते हैं, पद्य और गद्य। पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें छंद, लय और प्रभाव आदि पर अधिक बल रहता है और उसमें कल्पना के योग से सरसता और लालित्य उत्पन्न किया जाता है। अब उसके छंद तत्व पर बल न देकर केवल उसके राग तत्व की रक्षा की जाती है और उसे पद्य के स्थान पर कविता कहने लगे हैं। कविता में शब्दों के चमत्कारी प्रयोग, अलंकार योजना और रस विधान होता है। इसके विपरीत यदि साहित्य की वह विधा है जिसमें इस सब का निर्वाह करना आवश्यक नहीं होता, गद्य की विशेषता तथ्यों को सर्वमान्य भाषा के माध्यम से ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने में होती है। कविता में कवि को शब्दों का मनमाना प्रयोग करने की छूट रहती है। वह शब्दों को तोड़ मरोड़ कर भी प्रयोग कर सकता है, परंतु गद्य लेखक वही सफल माना जाता है जो भाषा के सर्वमान्य रूप का प्रयोग करता है। अब हम लोग जानेंगे प्रोज एंड इट्स इम्पोर्टेंस, गद्य और उसका महत्व। गद्य की अनेक विधाएं हैं, निबंध, जीवनी, संस्मरण, आत्मचरित्र, नाटक, कहानी, उपन्यास, रिपोर्ताज और व्यंग। नाटक, कहानी और उपन्यास में तो लेखक को बोलचाल की भाषा का प्रयोग करने की छूट रहती है, लेकिन निबंध में निबंधकार को व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना होता है। निबंध की भांति जीवनी, संस्मरण और आत्मचरित्र में भी लेखकों को भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना होता है। जब हम गद्य शिक्षण की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य निबंध, जीवनी, संस्मरण और आत्मचरित्र के शिक्षण से ही होता है। मानव जीवन में कविता की अपेक्षा गद्य का अधिक महत्व है। कविता साहित्य के एक अंग के रूप में ही विकसित हुई है, जबकि गद्य के माध्यम से हमारा सारा ज्ञान विज्ञान सुरक्षित है। आज तो ये हमारे मनोरंजन के साधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। एक युग था जब कहा जाता था कि कविता आनंद की वस्तु है और गद्य जीवन की वास्तविकता से परिचय कराने का साधन, परंतु अब ऐसी बात नहीं है। आज किसी बस अथवा ट्रेन के डिब्बे में यात्रा करते समय यात्रियों के हाथों में पत्र, पत्रिकाएं और उपन्यास ही नज़र आते हैं। वे इनको पढ़ने में कितना आनंद लेते हैं ये हम सब जानते हैं, जबकि कविता को पढ़कर आनंद लेने वाले अब ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। वे दिन गए जब लोग चौपालों पर बैठकर आलाहा पढ़ते थे और मनोरंजन किया करते थे। उसका स्थान तो अब रेडियो और टेलीविज़न ने ले लिया है। अब तो कविता का आनंद कवि सम्मेलनों तक सिमट कर रह गया है, जबकि गद्य पत्र, पत्रिकाओं और उपन्यासों के माध्यम से घर घर में पहुंचकर मनोरंजन कर रहा है। भाषा शिक्षण की दृष्टि से तो गद्य साहित्य का बहुत ही अधिक महत्व है। शब्द, ज्ञान, वाक्य, रचना और लेखन भी विभिन्न शैलियों के ज्ञान के लिए गद्य की शिक्षा आवश्यक होती है। भाषा के शुद्ध रूप के ज्ञान के लिए गद्य के निबंध विधा का शिक्षण सबसे अधिक उपयोगी होता है। इसके साथ साथ बच्चों को मानव जीवन से संबंधित अनेक तथ्यों का ज्ञान होता है। इसके अध्ययन से बच्चों की बोध एवं अभिव्यक्ति दोनों शक्तियों का विकास होता है। उनकी रुचियों का भी विकसित और विस्तृत होती हैं। आदर्शों
से पूर्ण लेखादि के अध्ययन से बच्चे आदर्शों की ओर आकर्षित होते हैं। इनके अध्ययन से उनकी प्रवृत्तियों का सामाजिकरण होना भी स्वाभाविक होता है। अब हम लोग जानेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रोज, गद्य के मूल तत्व। गद्य साहित्य की अनेक विधाएं हैं, जैसे निबंध, जीवनी, संस्मरण, आत्मचरित्र, नाटक, कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज और व्यंग। इनको एक दूसरे से भिन्न करने वाला मुख्य तत्व लेखन शैली है। इसमें हम निबंध, जीवनी, संस्मरण और आत्मचरित्रों के शिक्षण के बारे में जान रहे हैं। यहाँ उन्हीं के बारे में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। निबंध एक क्रमबद्ध रचना होती है जिसमें व्याकरण सम्मत भाषा और विषयानुकूल शैली के माध्यम से तथ्यों एवं प्रत्ययों का स्पष्टीकरण किया जाता है। निबंध कई प्रकार के होते हैं। वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और भावात्मक निबंध। जिन निबंधों में किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान आदि का वर्णन किया जाता है उन्हें वर्णनात्मक निबंध कहा जाता है। विवरणात्मक निबंधों के अंतर्गत वे निबंध आते हैं जिनमें किसी पौराणिक कथा, ऐतिहासिक घटना अथवा सामाजिक स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। विचारात्मक निबंधों में किसी समस्या अथवा प्रत्यक्ष विषय पर विचार किया जाता है। इनमें गुण, दोष, विवेचन, सत्य और असत्य के प्रतिपादन अथवा समीक्षा पर अधिक बल ध्यान दिया जाता है। भावात्मक निबंधों में अक्सर अमूर्त और इंद्रियातीत विषयों का तार्किक विवेचन किया जाता है। भाषा शैली की दृष्टि से भिन्न भिन्न प्रकार के निबंधों में थोड़ी विभिन्नता भी आ जाती है, लेकिन किसी भी प्रकार के निबंध में भाषा के परिमार्जित रूप का प्रयोग करना आवश्यक होता है। यह भी आवश्यक होता है कि निबंधकार विषय के अनुकूल शैली का चयन करे। विचारों की क्रमबद्धता, भावों की गहराई, अपने मत का प्रतिपादन और जो कुछ भी कहा गया है उसका प्रभाव, यह भी ऐसे तत्व हैं जिनका निर्वाह निबंधों में होना आवश्यक है। इन सबको ही निबंध विधा के तत्व कहा जाता है। जीवनी, संस्मरण और आत्मचरित्र ये तीनों वर्णनात्मक निबंधों के निकट होते हैं। हाँ, इनकी लेखन शैली थोड़ी अलग होती है और उसी के आधार पर ये अलग विधाओं के रूप में विकसित हो रहे हैं, परंतु इनके मुख्य तत्व वही होते हैं जो निबंध विधा के होते हैं। गद्य शिक्षण का अर्थ इन तत्वों का ज्ञान कराना होता है, इसलिए यहाँ पर इन पर कुछ प्रकाश डालना भी आवश्यक है। सबसे पहले हम जानेंगे 1 नंबर पे परिमार्जित भाषा। निबंध का पहला मुख्य तत्व उसकी भाषा है। जिस निबंध में भाषा के सर्वमान्य एवं व्याकरण सम्मत स्वरूप का जिस सीमा तक प्रयोग किया जाता है वह उतना ही उच्च कोटि का निबंध माना जाता है। प्रत्येक भाषा में एक ही विचार अथवा भाव को प्रकट करने के लिए कई पर्यायवाची शब्द होते हैं, परंतु इनमें थोड़ा अंतर भी होता है। उदाहरण के लिए दिवाकर और भास्कर दोनों ही सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, परंतु इनके भाव में थोड़ा अंतर है। निबंधकार की सफलता इसमें आंकी जाती है कि उसने उपयुक्तम शब्द का प्रयोग किया है अथवा नहीं किया है। इसी प्रकार प्रत्येक भाषा
के वाक्य के रचना के कुछ नियम होते हैं। निबंधकार को इन नियमों का भी कठोरता के साथ पालन करना चाहिए। उसी स्थिति में उसकी भाषा परिमार्जित हो जाती है। विराम चिन्हों के प्रयोग में भी उसे बड़ी सावधानी बरतनी होती है। दूसरा बिंदु आता है हमारा विषयानुकूल शैली। विषयानुकूल शैली में निबंध का दूसरा मुख्य तत्व उसकी शैली होता है। निबंधकार की सफलता इस बात पर अधिक निर्भर करती है कि वह विषयानुकूल शैली का चयन कर पाता है अथवा नहीं कर पाता है। परंतु शैली के चुनाव में लेखक को दूसरों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। उसकी शैली में उसके व्यक्तित्व की छाप होनी चाहिए। निबंध लेखन की अनेक शैलियाँ हैं। वर्णनात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, विचारात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली, व्यंजनात्मक शैली, सरल और गंभीर आदि। लेखक को जिस प्रकार का निबंध लिखना होता है उसे उसी प्रकार की शैली का चयन करना चाहिए। निबंधकार का ये प्रयत्न होना चाहिए कि वह कम से कम भाषा में अधिक से अधिक विचार व्यक्त कर सके। तीसरा बिंदु हमारा आता है विचारों की क्रमबद्धता। निबंध का अर्थ है क्रमबद्ध रचना। इस दृष्टि से विचारों की क्रमबद्धता निबंध का सबसे मुख्य तत्व होता है। निबंधकार को अपने विचारों और भावों को बड़े तार्किक क्रम में प्रस्तुत करना चाहिए। और अगला पॉइंट आता है हमारा भावों की गहराई। निबंधकार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह जिस तथ्य अथवा विचार को अभिव्यक्त करे उसकी गहराई तक छानबीन करे। समुद्री गोताखोर की भांति उसे मोतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगला पॉइंट आता है अपने मत का प्रतिपादन। निबंधकार का उद्देश्य केवल तथ्यों का उद्घाटन तक सीमित नहीं होता है, अब तो उसे सत्य का प्रतिपादन भी करना होता है। निबंधकार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह सत्य का खंडन और सत्य का प्रतिपादन किस सीमा तक कर पाता है। अंतिम पॉइंट आता है हमारा छठा, प्रभाव। निबंध का अंतिम तत्व उसका पाठक पर पड़ने वाला प्रभाव है। निबंध की सफलता इसमें होती है कि वह जिस उद्देश्य से लिखा जाए पाठक उसे सही प्रभाव पड़े। ये प्रभाव सही प्रकार से पड़े जिससे उस पर प्रभाव पड़े। कभी कभी निबंधकार इन सभी पर उद्देश्य सामने नहीं रखता है और निबंध का प्रभाव तत्व उसका शक्तिशाली नहीं होता जितना उसे होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।